छत्तीसगढ़ के चुनाव कवरेज में आप सबका स्वागत है। पहले चरण का वोटिंग हो रहा है 7 नवंबर को, और उसी के बीच 24 घंटे बचे हैं प्रचार खत्म होने के लिए। बट उसी से पहले एक दिन पहले बीजेपी ने एक पैंतरा चला है अपना घोषणा पत्र जारी करके। कांग्रेस ने इससे पहले जारी किया था, और उसके बाद बीजेपी ने जारी करके जो किसान हैं, किसानों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं की है। इन सब चीज़ों के साथ साथ और क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं इलेक्शन में जो गेम चेंजर हो सकते हैं, जो सरकार बनाने में सहायता कर सकते हैं, इस सब एनालिसिस के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा है। मैं उनके साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं पहला आपको सवाल पूछना चाहता हूँ। जो कल घोषणा पत्र अमित शाह ने यहाँ पे रिलीज़ किया रायपुर में, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, काफ़ी लेट हुआ है। जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के ये जो घोषणा पत्र था, इसके काफ़ी दिन पहले आ जाना चाहिए था। जिस तरीके से उन्होंने अपनी 20 सीट तो काफ़ी दिन पहले डिक्लेयर कर दी थी, लगभग 1.5-2 महीने पहले। तो घोषणा पत्र मुझे लगता है कि थोड़ा सा लेट हुए हैं, ये वक्त नहीं है। मतलब उसके पहले हो जाता तो शायद आपको मैसेज पहुंचाने में कामयाबी मिलती। जिस तरीके से जिस 20 जगह भी चुनाव है प्रथम चरण के, उसमें 12 जगह तो ऐसी है जहाँ पे आपको सरकार की अपनी बातें पहुंचाने में वक्त लगता है, योजना पहुंचाने में वक्त लगता है। आपकी घोषणा वहाँ पे पहुंचाने में कितना वक्त लगेगा। तो मुझे लगता है कि अपने घोषणा पत्र में सरकार ने भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ा सा डिले किया। इसको पूर्व में आ जाता तो शायद आप आदिवासियों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने में सफल हो पाते, अपनी मैसेज, अपनी बातों को उन तक पहुंचवाने में सफल हो पाते। थोड़ा सा लेट हुआ है। दो चीज़ें एक साथ हुई है। कल घोषणा पत्र जारी हुआ और ईडी का एक बयान भी जारी हुआ। तो इन दो चीज़ों को आप कैसे देखते हैं, और ये कैसा प्रभावित करता है भूपेश बघेल की सरकार को? देखिए, घोषणा पत्र जिस तरीके से आना चाहिए था, जितने इम्पोर्टेंस मीडिया माइलेज उसको मिलना चाहिए था, वो थोड़ा सा रुक गया इस ईडी की वजह से। अब अखबारों में ये बड़ी तकलीफ हो गई कि तवज्जो किसको दे, हेडलाइन किसको बनाए, ईडी की खबर को कि घोषणा पत्र को। दोनों बड़े अहम मुद्दे रहे हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ में ईडी का आना कोई नई बात नहीं है। ईडी लगभग 2.5 साल से छत्तीसगढ़ में काम कर रही है। वो लगातार किसी न किसी के यहाँ रेड, कभी कोयला घोटाला, तो कभी डीएमएफ में घोटाला, कभी महादेव ऐप पे घोटाले, तो लगातार वो यहाँ पे विजिट अपनी दखलंदाजी बनाए हुए रखी हुई है। वो केवल चुनाव के वक्त मैं नहीं कहूँगा, वो जब से 2020 से मैं देख रहा हूँ, जनवरी 2020 से आज लगभग 3 साल से ऊपर हो गया है, वो अपनी ईडी की दखल छत्तीसगढ़ में बनी हुई है। तो ये एक 508 करोड़ का एक प्रेस नोट आया, ईडी का प्रेस नोट आता है। 508 करोड़ का एक आरोप लगाया गया है मुख्यमंत्री के ऊपर। उन्होंने अपने जांच का भी लिखा, ईडी ने लिखा कि हम इसकी जांच कर रहे हैं। और जिसको गिरफ्त में लिया था, उस व्यक्ति ने सरकार को या बघेल को देने का एक बात कही है, उसका उल्लेख ईडी ने अपनी प्रेस रिलीज में किया है। तो ये जो सुर्खियों में आज ईडी और घोषणा पत्र दोनों ही रहे, दोनों को बराबर समानता तवज्जो तो मिली। लेकिन ईडी इस तरीके का एक परसेप्शन बनाने में तो कामयाब रही है छत्तीसगढ़ में कि ये भ्रष्ट सरकारें हैं, या सरकार है, या इनके अधिकारी भ्रष्ट हैं। सरकार से जुड़े कुछ लोग हैं जो ईडी के शिकंजे में फंसते नजर आ रहे हैं। तो एक जो परसेप्शन और एक माहौल बनाने का जो प्रयास विपक्ष का आमतौर पर होता है, सभी राज्यों में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, वेस्ट बंगाल में है, तो ये सभी जगह जो हो रहा है। तो वो परसेप्शन बनाने में ईडी जो है कामयाब रही है अपने विपक्ष की ओर। ईडी का है, एक भूपेश बघेल ने एक इमेज बनाई थी, जो आश्वासन वो देते हैं वो पूरा पूरा करते हैं, जैसे कि कर्ज माफ़ी हो या लागत मूल्य बढ़ाना हो। 5 साल में उन्होंने अपनी इमेज पर भी बहुत काम किया था, उनकी पार्टी की इमेज पर बहुत काम किया था। एग्जैक्टली। तो अभी कल की ये जो खबर आई है 508 करोड़ की, तो ये खबर, ये जो जारी किया ईडी ने बयान, ये उनकी पर्सनल इमेज को कैसे डैमेज करता है? देखिए, भूपेश बघेल की एक कांग्रेस की टैगलाइन है कि भूपेश है तो भरोसा है। तो भूपेश सरकार ने भरोसा तो लिया है, जनता का भरोसा पे जागृत किया है। जिस तरीके से उन्होंने, जैसे ही उनकी सरकार आई, पहले 2 घंटे के अंदर जिस तरीके से उन्होंने बोनस की बात की, उन्होंने कर्ज माफ़ी की बात की थी, जो उनके वादे थे वो उन्होंने निभाए भी। ये बात भी सत्य है। बहुत हद तक कांग्रेस सरकार ने जो भी अपनी घोषणाएं की थी, वादे किए थे, उसको निभाने की उनने कोशिश की है, चेष्टा की है। बहुत हद तक सफल रहे। कुछ वादे जो हैं, जैसे शराबबंदी को लेके कुछ बड़े वादे पूरे नहीं कर पाए, ये बात भी सत्य है। फिर भी अव्वल कहे तो भूपेश ने जिस तरीके की अपनी इमेज और छवि बनाई है, उस पर जनता को भरोसा होता है। वो भरोसा आप तोड़ नहीं पाएंगे इतनी आसानी से। भारतीय जनता पार्टी की भूपेश के ऊपर भरोसा तोड़ दे तो अभी भी नाराजगी जो है वो विधायकों से है। देखिए, 22 विधायकों की ने टिकट काटी,
तो अभी जब सर्वे भी इनके जो लगातार सर्वे हुए उसमें सर्वे में भी जो आ रहा है कि उन्हें भूपेश से नाराजगी नहीं है, लोकल स्तर पे अपनी विधायकों से नाराजगी इनकी जरूर हो सकती है और एंटी इनकम्बेंसी इनकी विधायकों के प्रति है, सरकार के प्रति नहीं है। ये तर्क दे रही है कांग्रेस। तो इस वजह से ये समझ में भी आता है कि जनता के बीच भूपेश जिस तरीके से कई कारणों से, कर्ज माफ़ी से, बोनस से, एक छत्तीसगढ़ अस्मिता से, छत्तीसगढ़ जो छत्तीसगढ़िया अपन है उनमें, जो छत्तीसगढ़ी एक एक चीज़ लोगों आम मानस जैसा वो व्यवहार करते हैं। और एक बेनिफिट ये भी मिला भूपेश बघेल को कि मुद्दा वो किसान है, वो जो पहले सीएम होंगे जो वाकई किसान हैं, जो खुद खेतों में काम किए, खुद उन्होंने मजदूरी की, खुद उन्होंने फसल काटी और बड़े खेत के वो मालिक भी हैं। तो ओरिजिनल वो किसान हैं, ओरिजिनल वो छत्तीसगढ़िया हैं। वो लकड़ी भी चलाते हैं, गेड़ी भी चलाते हैं, भौरा भी खेलते हैं, वो सभी काम वो करते हैं जो आम छत्तीसगढ़िया से जुड़ा हुआ है। तो वो कनेक्ट करने में बहुत कामयाब रहे आम छत्तीसगढ़िया को, लोगों को, और वो अपनी मूल भावना जो छत्तीसगढ़िया की है उसको हमेशा से वो मुखरता के साथ बोलते आ रहे हैं। तो एक छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ वो बहुत कनेक्ट रहे हैं। तो इतना आसान नहीं होगा भूपेश पे अविश्वास लाना या विश्वास कर पाना। ईडी ने जरूर आरोप लगाए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि क्योंकि ईडी लगातार जिस तरीके से आरोप लगा रही है और लगाते आ रही है तो वो कोई एक परसेप्शन जो बनना था वो बन चुका है। अब उसके ऊपर अगर आप उतने भी कोई चीज़ें करेंगे तो वो मैं समझता हूँ कि भूपेश के में पॉजिटिव ही जाएगी, भूपेश सरकार में पॉजिटिव जाएगी। तो विश्वास अभी भी बना हुआ है। भूपेश सरकार के बारे में बोलते बोलते हम अभी एनबीटी के लिए पूरे स्टेट में यात्रा कर रहे, कवर कर रहे हैं, तो लोगों से बोलते बोलते एक चीज़ और सामने आती है कि शहर में जो बात करेंगे शहरी इलाकों में तो वो लोग बीजेपी के फेवर में दिखते हैं, ग्रामीण इलाकों में जाएंगे तो वो लोग कांग्रेस के फेवर में दिखते हैं। वो कहते हैं कि हमारे लिए ऋण माफ़ किया, शहर वाले कहते हैं कि हमारे टैक्स से उनका ऋण माफ़ किया। तो ये चीज़ें कैसे बैलेंस्ड होगी कांग्रेस के लिए भी और बीजेपी के लिए भी? देखिए, रूरल एरिया और अर्बन एरिया की दोनों चीज़ अलग है। रूरल इकोनॉमी बड़ी है छत्तीसगढ़ में, नो डाउट। वहीं पे जो एक शहर के प्रति, इसको आप अर्बन बोल रहे हैं, शहरों के लोग नाराजगी है क्योंकि इंफ्रा पे बजट खर्चा नहीं हुआ है। इंफ्रा का जो बजट था वो अन्य किसानों की तरफ डाल दिया गया, कृषि में डाल दिया गया, कर्ज माफी में डाल दिया गया या अन्य कारणों में डाल दिया है। तो शहर में जिस तरीके से डेवलपमेंट होने चाहिए थे, रोड, सड़क, नाली डेवलपमेंट, जो चीज़ें होती है जहाँ पे शहरी लोग जिस पे बोलते हैं कि विकास दिख रहा है, उस पर नहीं हुआ। ये बात सत्य है। तो देखिए, पैसा लिमिटेड है। अभी आप उसको गांव में डालेंगे तो शहर में कम होगा, और शहर में डालेंगे तो गांव में कम होगा। ये वही है। तो इसी कारण शहर में फिर ये शहर के लोग थोड़े जागरूक होते हैं। शहर के लोग को कर्ज माफ़ी से मतलब नहीं है, शहर के लोगों को एमएसपी से मतलब नहीं है। तो वो चाहते, आप इस बात सही है कि उनकी रूरल में उनकी टीआरपी बड़ी है एज़ कम्पेटिवली अर्बन एरियाज। अर्बन एरिया के लोग विकास देखते हैं। आप हमारे लिए, जनता के लिए पर्सनल नहीं, वो ये देखते हैं कि हमारे शहर के लिए क्या किया, शहर कितना सुधरा, शहर के इंफ्रा कितने सुधरे, शहर कितने पुल बने, कितने फ्लाईओवर बने, कितने रेल के आपने नए ट्रैक बिछा दिए, नई डेवलपमेंट कर दी, या कहीं रोड बनी, क्या नया हुआ वो जानना चाहते हैं। वो ऐसा कुछ हुआ नहीं। वहाँ चूक हुई है, नो डाउट कि उसके बजट कमी हुई है, कारण कई हो सकते हैं। वहाँ चूक हुई है, थोड़ी नाराजगी है, और शहर का मतदाता जो है वो भाजपा सपोर्टेड रहा भी है। और रूरल जो है, वो जो बेल्ट है, रूरल बेल्ट है, ट्राइब्स बेल्ट है, वो हमेशा से आदिवासी बेल्ट जो रहा है वो कांग्रेस के फेवर में रहा है। इसे शुरुआती तौर से भी, आज़ाद हिंदुस्तान की जब आप बात करेंगे तब से कांग्रेस का एक गढ़ माना गया है छत्तीसगढ़ को। इसका दिखता भी है कि 2003 का चुनाव, 8 का चुनाव, 13 का चुनाव, 18 का चुनाव, उसमें ये प्रतिलक्षित होता है कि भारत छत्तीसगढ़ जो है कांग्रेस का गढ़ रहा है। कहीं कम बेसी 1-2 साल जो हुआ चीज़ें 2-3 चुनाव में, वो राजनीति की वजह से नहीं, कूटनीति की वजह से भले ही कांग्रेस ना आ पाई हो, लेकिन ये गढ़ कांग्रेस का है। अभी चर्चा छत्तीसगढ़ में दो चीज़ों की है। एक है कांग्रेस का घोषणा पत्र जिसमें ऋण माफ़ी फिर से उन्होंने अनाउंस की है, और दूसरा है जो लेटेस्ट अभी बीजेपी का घोषणा पत्र। उन्होंने भी कुछ अलग अलग चीज़ें युवाओं के लिए बताया है, महिलाओं के लिए बताया है, और सबसे बड़ा है जो धान किसानों के लिए बताया है। तो वही गेम चेंजर होता है। तो आप दोनों मैनिफेस्टो को अगर कंपेयर करोगे तो उससे क्या नतीजा निकलता है, कौन सरकार बनाता है उससे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने लेट लाया लेकिन अच्छा लाया। उन्होंने मैच करने की कोशिश की। कांग्रेस का घोषणा पत्र नहीं आया अभी, कांग्रेस के वादे आए। औपचारिक रूप से इनका घोषणा पत्र आने को है, शायद कल आ जाए। तो अब उसमें वो क्या चेंजेस करते हैं वो देखने वाली बात होगी। वैसे भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा
अपना घोषणा पत्र देने की कोशिश की है, उन्होंने अपना संकल्प पत्र देने की कोशिश की है और इनके वादों से मैच करके कोशिश की है। इनके वादों से एक कर्ज माफ़ी की बात अगर छोड़ दें, एक बिजली बिल की बात छोड़ दें, तो इनने मैच करने की कोशिश की है। लेकिन कर्ज माफ़ी का इम्पैक्ट बड़ा पड़ने वाला है, छत्तीसगढ़ में बड़ा पड़ेगा। पिछली बार भी यही हुआ था, अभी भी बड़े पड़ने की उम्मीद है। बिजली का बिल को लेके जिन्होंने 200 यूनिट का दिया है वो काफ़ी इम्पेक्ट करेगा। कांग्रेस, मैं कहता हूँ कि कांग्रेस अपने 5 साल की वर्किंग के कारण थोड़ा सा अपर एज में है अभी भी, और घोषणा पत्र आने के बाद शायद एक कदम और आगे हो जाए। भाजपा ने भी काफ़ी मेहनत की, वो इसको भरपूर गैप ख़त्म करेगी। आसानी से आप नहीं कह सकते कि यहाँ पे जो 15 और 71 सीट का जो गैप था वो फिर से ही वही रहेगा, ये नहीं कह सकते। कड़ी टक्कर के रूप में इसको आप देख सकते हैं। और एक चीज़ किसानों के साथ बात करते करते हमारे सामने आई कि अभी जो घोषणा पत्र में सबसे बड़ा मुद्दा है कर्ज माफ़ी। तो कर्ज माफ़ी में कुछ किसानों का, खुद किसानों का ऐसा कहना है कि हमें कर्ज माफ़ी ज़रूरी नहीं है, बट उसकी बजाय आप हमें लागत मूल्य हमारा अच्छा दे दो, हमारे हाथ में पैसा बचना चाहिए, हमारे हाथ में एक साथ पैसा आएगा तो ऋण माफ़ी की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये भी एक कहीं से किसान बोलते हैं। जी जी, देखिए ये दो बड़ी अलग लड़ाई है, अलग संवाद का विषय है कि ये इसको आपको कैश बेनिफिट या फैसिलिटी, जिसको हिंदी में बोले हैं कि रेवड़ी या सुविधाएं, आप क्या देना चाहते हैं। देखिए सुविधाएं देने के लिए हर आदमी चाहता है कि सुविधा दी जाए बजाय कैश ट्रांसफ़र के। आप डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र ये बिल्कुल डिफ़ॉल्ट बनाती, कर्ज माफ़ी हो, डायरेक्ट 15,000 रुपये देना हो, 12,000 रुपये देना हो, तमाम चीज़ आप सुविधा दीजिए। शिक्षा अच्छी सुविधा दीजिए, उनके पैसे ना लें। चिकित्सा में अच्छी सुविधा दीजिए, सामाजिक सुरक्षा में बसों में फ्री कीजिए युवाओं को, बच्चियों को, उनको उनको अच्छी गुणवत्ता के आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट दीजिए। अच्छी जो IIT IIM जैसे संस्थानों में एंट्रेंस के लिए जाने वाली कोचिंग है, उनमें वो सुविधाएं देने के लिए हर कोई बोलता है। डायरेक्ट ट्रांसफ़र पेमेंट ट्रांसफ़र होते हैं ये बिल्कुल डिफ़ॉल्टर बनाता है। क्रेडेंशियल स्कोर ख़राब होता है, राज्य का ख़राब होता है, हमको लोन लेना पड़ता है, तमाम फिर और लोन लेना है। पिछली सरकार में भी हमने लोन लिया था, उसके पहले भी लोन था। तो आप किस तरीके से, अब विषय फिर अब आएगा कि दोनों ही लोगों ने अपनी घोषणा की, यू विल नॉट बिलीव कि दोनों की योजना को अगर पूरा जो उन्होंने वादे किए हैं उसके लिए 30,000 करोड़ रुपए लगने वाले हैं। आप 1,21,000 के बजट में 30,000 करोड़ कहाँ से लाएंगे, ये तो दोनों ही लोग नहीं बता पा रहे हैं कि ये इसकी व्यवस्था कहाँ से होगी। चर्चा और संवाद और डिबेट इस पे होना चाहिए कि आपको, जो सुप्रीम कोर्ट भी और चुनाव आयोग भी कहता है कि अब आपको रोड मैप भी देने पड़ेंगे, एक ब्लूप्रिंट देने पड़ेगी कि वेयर फ्रॉम यू जनरेट द मनी। 30,000 की लगभग जो सुविधाएं दोनों जन जो घोषणा कर रहे हैं उससे जो कैलकुलेशन निकाली जाए, मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, हम भाजपा की नहीं, कांग्रेस की नहीं, इन जनरल हम बात करें तो ये 30,000 करोड़ की व्यवस्था कैसे होगी, इसके बारे में इन नेताओं पे बात करना चाहिए। ये सवाल इनसे करना चाहिए कि आप कहाँ से व्यवस्था करेंगे। फिर वही होगा कि आप किसान गाँव का विकास कर लेंगे तो शहर छूट जाएगा, और शहर का विकास कर लेंगे तो गाँव छूट जाएंगे। MSP देना चाहिए, और कैश कर्ज माफ़ी की जगह, बहुत सही बात है कि कर्ज माफ़ी की जगह किसान को और विकल्प देना चाहिए। कर्ज माफ़ी आप देखिए कि एक कर्ज माफ़ी की उम्मीद से 1,200 करोड़ ज़्यादा किसानों ने लोन ले लिया। मान लीजिए कोई किसान अमूमन 4 साल 1.5 लाख रुपए लोन लेता है, इस साल चूंकि कर्ज माफ़ी हो जाएगी तो उसने लोन 1.5 लाख की वजह 3 लाख लिया, क्योंकि जब माफ़ होना है तो दिस इज ये कोई अच्छी बात नहीं है। किसी भी स्टेट के एक आर्थिक बायोडाटा जब बनाएंगे तो उसके लिए अच्छी बात नहीं है कि वहाँ पे जितने डिफ़ॉल्ट हो रहा है, और फिर आप उस पर कुछ कैपिंग होना चाहिए कि गरीब किसानों का हो।